हेलो क्लास 10th। आज हम लोग करने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन विथ माय रिटन टिप्स। राइट, मैंने बताया है कि किस तरह से हम लोगों को लिखना है, कौन कौन से टेक्निक्स को अपनाना है, क्योंकि इस चैप्टर्स में ज़्यादा फिगर नहीं बनते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज करके या फिर कुछ सिंबल्स को यूज़ करके हम लोग अच्छा आंसर दे सकेंगे इस चैप्टर में भी, उसको आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसको आज हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब वन बाय वन करके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पेज नंबर वाइज। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्लास 10, आज मैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन शेयर करूंगी राइटिंग टिप्स के साथ। एग्जाम बस अब आपके आ ही चुके हैं। इन क्वेश्चंस को देख के जाइए, तरीके को देख के जाइए और बहुत ही अच्छे से अपना एग्जाम लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर 257 एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर सम सबस्टांसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों कुछ सबस्टांस जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। जो कचरा, जो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाए उसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो कचरा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता, उसे हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के वेस्ट होते हैं, प्लांट या फिर एनिमल के वेस्ट या उनसे बने प्रोडक्ट, वो आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल में। और बाकी सारे जैसे प्लास्टिक, मेटल्स, शीशा, ये सब आ जाता है किसमें, नॉन बायोडिग्रेडेबल में, केमिकल्स वगैरह। तो आप लोग आंसर इसको कैसे लिखोगे, थोड़ा सा हम लोग को कलर पेन यूज़ करना और दो चीज़ें पूछी गई इसलिए 2 पॉइंट में हम लोगों को क्लियरली लिख देना है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अंडरलाइन कर दीजिए जैसा कि यहाँ पर किया गया है ना। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर organisms called saprophytes present in our environment break down the natural substance made from natural substance like dead remains of plant and animal and their waste product paper. These substances are called biodegradable. बिल्कुल शॉर्ट में आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि किसे कहा जाता है। बट दिस microorganisms do not break down man-made substance such as plastic, metals and glass object. These substances are called non-biodegradable वेस्ट। अब क्या करो, अंडरलाइन कर दो कि मैंने इनके बारे में बता दिया कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर रहा है वो बायोडिग्रेडेबल, और जिसमें डू नॉट ब्रेक पे भी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं ब्रेक कर रहा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप बिल्कुल भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजर ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट सम वेस्ट सब्सटेंस आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कहना है क्या है कि जो प्रॉपर्टी है डिकम्पोजर्स की, वो कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही वो डिग्रेड कर पाते हैं वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल, और जिसको नहीं कर पाते वो कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। 2 बातें बतानी है जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो 2 ही पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहला क्या, द रॉटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड कॉकरोच, दे आर कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड वेरियस डिजीज टू पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है कि उसमें फ्लाइज या मॉस्क्यूटो घूमते फिरते हैं, वहाँ पर ब्रीड भी करते हैं और आराम से कोई जर्म्स को वो कैरी कर लेते हैं एज अ वेक्टर। वो अपने उनके पैरों में क्या होता है, चिपक जाता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर अगर वो हमारे खाने पे बैठते हैं या हमें काटते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे अगर हमारे शरीर के अंदर चली गई तो हमें बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। इस तरह से ये हमें अफेक्ट करते हैं। द रॉटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इमिट फॉल स्मेल इन द एनवायरनमेंट विच मेक्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन द एरिया मिजरेबल। तो जो सड़ा हुआ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उससे जो बदबू आती है वो अनईजी होते हैं लोग उससे, है ना, अच्छा फील नहीं करते। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, भले ही ये डिग्रेड हो जाता है बायोडिकम्पोजर से, बट कुछ समय के लिए ये क्या करता है, हमें अफेक्ट करता है। उसी 2 अफेक्ट के बारे में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे।
थर्ड क्वेश्चन है गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस के बारे में लिखा गया है कि 2 बातें बताइए कि कैसे बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग 2 पॉइंट में ही लिखेंगे। सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, मरकरी इंटर द फूड चेन ऑफ द ह्यूमन। आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में कि इन सब के यूज़ से ये क्या होता है, ये सारे रूट हेयर के थ्रू जल में वाटर में ऑब्जॉर्व होकर सारे केमिकल्स जो है वो प्लांट में चले जाते हैं और प्लांट से फिर जो भी उसे खाता है उसमें चले जाते हैं, तो ये इंटर कर जाते हैं फूड चेन में। दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गेट कंसनट्रेटेड इन ह्यूमन बींग एंड डैमेज देयर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। और ये हमारे अंदर पहुंचकर हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पहला तो ये कारण हो गया और दूसरा क्या हो गया, द एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर मेक द सॉइल आइदर टू मच एसिडिक और टू मच अल्कलाइन। और बार बार जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के रूप में एक्सेसिव नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 261 के क्वेश्चंस पे। What are trophic level? Give an example of food chain and state the different trophic level in it। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वाटर ट्रॉपिक लेवल तो आप उसका डेफिनेशन दीजिए। अ फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फूड और एनर्जी इन अ गिवन set of organisms। The various step in a food chain at which the transfer of food chain takes place is called trophic level। उसके बाद आप लोग को गिव एग्जाम्पल, तो आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। ग्रास, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड। बताइए कि क्या प्रोड्यूसर है, क्या प्राइमरी कंज्यूमर है, क्या सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्या टर्सरी कंज्यूमर है। साथ में एक पिरामिड बनाना हम लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल्स में पिरामिड बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इनके साइज़ के हिसाब से आप लोग कर लेंगे, लिखना है। साथ में ट्रॉपिक लेवल के बारे में आपको लिखते जाना है और एक एग्जाम्पल आप लोग को इस तरफ से दे देना है। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर। इसके बाद आपको कुछ और भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 261 का ही। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। रोल ऑफ डिकम्पोजर पूछा है, तो आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए कि डिकम्पोजर क्या क्या रोल निभाता है। इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा फिगर ऐड करने की कोशिश की है एग्जाम्पल के थ्रू। ये सब आपके आंसर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती है ना। तो अगर हम लोग पॉइंट देख लें, तो द डिकम्पोजर हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हेंस एक्ट एज क्लिनजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। क्योंकि डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडी प्लांट और एनिमल की, इसलिए इसको हम लोग इन्वायरमेंट का क्लिनजिंग एजेंट भी कहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द एलिमेंट्स ऑफ डेड मटेरियल बैक इन टू सॉइल, एयर एंड वाटर फॉर री यूज बाय द प्रोड्यूसर। ये क्या करता है, डेड मटेरियल को वापस से मिट्टी में मिला देता है ना, मिट्टी में, हवा में, पानी में मिक्स कर देता है और प्रोड्यूसर फिर से उसका इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से समझिए कि खाद तैयार हो जाता है और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्योंकि ये वेस्ट एक तरह से मैनेज बनते हैं, इसलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इवन इंक्रीज भी करते हैं। सॉइल वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट क्रॉप अगेन एंड अगेन। और सॉइल अच्छा हो जाता है और फसल उसमें बहुत ही अच्छी हमेशा होती है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है, जैसे कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल है, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू ये अमोनिया में चेंज होता है। अमोनिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया राइजोपस जो है उसके द्वारा नाइट्राइट्स में चेंज होता है। नाइट्राइट्स फिर से प्लांट के द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है और फिर प्लांट और एनिमल के डेड के बाद ये वापस एक, मतलब ये साइकिल में चलता रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये सारी बातें क्लियर हो जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। तो ओजोन इज अ गैस, ओजोन एक गैस है मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन जॉइंट टुगेदर। 3 एटम ऑक्सीजन का मिलता है तो ये बनता है। ओजोन जो है वो एनवायरनमेंट में हाई में, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर काफ़ी हाई में
यूवी एक्शंस की वजह से बनता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा है आप लोगों को, मैंने फॉर्मूला ऐड कर दिया है कि O2 डिसोसिएट होता है यूवी रेज के कारण ऑक्सीजन में, और एक सिंगल ऑक्सीजन फिर से दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन फॉर्म कर देते हैं। इट प्रोटेक्ट द अर्थ बाय ऑब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग्स फ्रॉम द सन। तो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सर्टेन केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेशन, फायर एक्सटिंग्विशर एंड एरोसल स्प्रेयर रीच द अपर एटमोस्फेयर एंड react with the ozone gas present in ozone layer and destroy it gradually। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो कि रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर या एरोसोल से निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो ओजोन लेयर उसमें छेद हो रहा है ना, ग्रेजुअली ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। ड्यू टू द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर बिकम थिनर अलाउिंग मोर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट टू पास थ्रू इट एंड रीच द अर्थ। और अगर जो ओजोन लेयर है उसमें छेद होगा या वो डैमेज होगा या थिन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आने लगेंगे और अर्थ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्या क्या करेंगे, दिस काउस स्किन कैंसर, कैटरैक्ट इन द आई एंड डैमेज इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और प्लांट्स को भी ये हार्म करते हैं। हम लोग इस फिगर के थ्रू क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। एक लेयर है जो है ओजोन लेयर, ये 15 to 60 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से उसके बीच में ये लेयर मौजूद होता है। यहाँ सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। बट अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहा तो ये इसी में क्या होता है, छेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। किन 2 तरीकों से आप जिससे कि वेस्ट डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो 2 मेथड हम लोग दिए हैं, एक रिसाइकलिंग और एक प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। सबसे इजी है, आप इसी को आराम से लिख सकते हो। रिसाइकलिंग, द ब्रोकन वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, metals are sent to the processing factory where they are melted and remolded to make new article। तो ब्रोकन वेस्ट प्लास्टिक का, पेपर का, ग्लास का, मेटल का, ये सबको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, वहाँ इसे पिघलाकर फिर इससे नए आर्टिकल्स तैयार कर दिए जाते हैं। और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर है जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एंड लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट्स कैन बी कन्वर्टेड इन कंपोस्ट बाय बरिंग इन अ पिट डग इनटू ग्राउंड एंड यूज्ड एज अ मैनर। मतलब गड्ढे खोदकर ये सब हम लोग डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, वेस्ट को, वेस्ट डिस्पोजल के प्रॉब्लम को। क्लियर। तो ये था बच्चों पेज नंबर 264 का सॉल्यूशन। अब पेज नंबर 264 एंड 265 के सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं क्या का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।